राजश्री रमन सीटेट क्लास में एक बार फिर से मैं आलोक आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ सीटेट का एक महत्वपूर्ण और अहम बिंदु लेकर के। और जैसा कि आप सब जानते हो कि आप सबसे मैंने पहले ही ये वादा कर रखा था कि विभिन्न बिंदुवार जब मैं बिंदुओं को लेकर के आऊँगा तो सीटेट का एक महत्वपूर्ण बिंदु एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत लेकर के आऊँगा। और आज मैं वही सिद्धांत लेकर के आया हूं जो एरिक एरिक्सन महोदय का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, या इसे मानव विकास चक्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन मैं अपने इस क्लास को, इस लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले एक बार आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें। आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और अन्य लोगों को सब्सक्राइब करने की सलाह दें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर करें और उन्हें सलाह दें कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे वाला बटन दबा लें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो जाए। और अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर आप वीडियो के बाद कमेंट किया करें, ताकि मुझे भी एक अभी प्रेरणा प्राप्त हो, वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लेकिन वो तभी प्राप्त होगी जब आपका कमेंट हमें प्राप्त होगा। तो निश्चित तौर पर आप हमें हमारी वीडियो के बाद कमेंट भी किया करें और हमारी पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखा करें। साथ ही जिन्हें हमारे सीटेट के ऑनलाइन क्लास से जुड़ना हो तो वो हमारे गूगल मीट वाले ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको मामूली से पे करने होंगे। जो 2 महीने के कोर्स का पूरा कोर्स फीस 2500 रुपये है। मूल रूप से साइकोलॉजी, सिर्फ आपको वहाँ साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी और ऐसा नहीं है कि आपको जीवन भर पढ़ाई जाएगी। मात्र 2 महीने का वो क्लास होगा। 2 महीने के बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। हिंदी शिक्षण उसमें पढ़ाई जाएगी, गणित शिक्षण पढ़ाई जाएगी, पर्यावरण शिक्षण पढ़ाई जाएगी, विज्ञान शिक्षण पढ़ाई जाएगी, सामाजिक विज्ञान शिक्षण पढ़ाई जाएगी और मूल रूप से बाल मनोविज्ञान, जिसको CDP आप कहते हो, इसे पढ़ाई जाएगी। तो CDP का जितना भी पार्ट है उसे 2 महीने में कंप्लीट किया जाएगा और इसके लिए शुल्क आपको जमा करने होंगे 2500 रुपये, जो मैं गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाता हूं। तो उसके लिए भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिन्हें भी हमारी कक्षा से जुड़ना हो आप वहां से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं और क्लास का पेमेंट भी पहले आपको ऑनलाइन करना होगा, जो मात्र 2500 रुपये रखा गया है और संपूर्ण शिक्षण के पार्ट को वहाँ कवर किया जाएगा। और ये क्लास हमारा 1 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा। तो जिन्हें भी मेरी कक्षा से जुड़ना हो वो जुड़ सकते हैं। 1 मार्च से मैं नया क्लास स्टार्ट करूंगा। 2500 रुपये उसकी फीस होगी और साइकोलॉजी के जितने भी पार्ट हैं सभी को पढ़ाए जाएंगे। सभी विषयों के शिक्षण को पढ़ाए जाएंगे, जिसमें हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इसके अलावे गणित शिक्षण और CDP के शिक्षण को पढ़ाया जाएगा। उस क्लास से आप जुड़ के निश्चित तौर पर हमारे व्याख्यान को सुन सकते हैं और उसकी पूरी PDF हार्ड कॉपी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एक और निवेदन मैं करूंगा कि मैंने स्वयं की रचित गाइड को मार्केट में उतारने का काम किया है, जिसे राजश्री रमन गाइड के नाम से जाना जाता है, जो ज्ञान गंगा पुस्तक भंडार बरौनी में मिलता है। साथ ही डायरेक्ट आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं और सीधा होम डिलीवरी भी करवाई जाती है, आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। फर्स्ट ईयर की गाइड की पूरी कीमत 2500 रुपये है, सेकेंड ईयर की गाइड की कीमत 2100 रुपये है और प्रश्न के लड़ने की गारंटी है। यदि किसी बच्चे ने पिछली बार परीक्षा दिया होगा तो आप उससे पूछना कि हमारी गाइड और मार्केट की गाइड में कितने का अंतर है। मार्केट की गाइड से मुश्किल से आपको 2 प्रश्न परीक्षाओं में फंसते होंगे, लेकिन मेरी गाइड से 100% प्रश्न फंसते हैं। ये वो बच्चे ही आपको बताएंगे जिन्होंने पहले परीक्षा दे रखी है। तो चलिए अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सीटेट का एक महत्वपूर्ण बिंदु एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो एरिक एरिक्सन महोदय ये मूल रूप से जर्मनी के थे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इनका जन्म 15 जून 1902 ईस्वी को मूलतः जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 मई 1994 ईस्वी को मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हो गई थी। अर्थात जन्म इनका जर्मनी में हुआ, कार्यकाल इनका अमेरिका में रहा, इसलिए इन्हें जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। जन्म से जर्मनी के हैं, लेकिन अपने कार्यों के बल पर ये अमेरिकन मनोविश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं। जिस प्रकार से फ्रायड को मनोविश्लेषक के रूप में जाना जाता है, ठीक वैसे ही एरिक एरिक्सन महोदय को भी मनोविश्लेषक के तौर पर ही जाना जाता है। एरिक एरिक्सन महोदय का जो सिद्धांत आया है, ये मूल रूप से कहिए कि एक तरह से फ्रायड का भी समर्थन है। इन्होंने फ्रायड के सिद्धांत को देखा तो देखिए फ्रायड के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रायड की ही तरह व्यक्तित्व के विकास के आधार को जैविक और लैंगिक बताया।
जैसे फ्रायड महोदय हमेशा सेक्सुअलिटी पर काम करते हैं और उसी आधार पर विकास रेखा को इंगित करते हैं, ठीक वैसा ही इन्होंने भी किया, लेकिन इन्होंने उनकी विकास की जो सूची थी उसको सामाजिक अधिकार दे दिया, सामाजिक अधिकार आधार बना दिया, जो है ये एरिक्सन महोदय का। इनके पूरे सिद्धांत को देखिएगा तो पूर्णतया समाज से जोड़ने का काम करते हैं। उनकी जैविकता को भी महत्व दिया, लैंगिकता को भी महत्व दिया, परंतु विकास का जो आधार था इसे इन्होंने सामाजिक आधार बता दिया। अब एरिक्सन महोदय की एक सोच बन गई कि आखिर हम दुनिया में तो जन्म ले लेते हैं। अब विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों में अवस्थाओं को विभाजित किया। ये कहते हैं कि दुनिया में तो हम जन्म ले लेते हैं, लेकिन इस समाज के साथ हमारा मनबंध कैसे होता है? हम पूरी अपनी जीवन लीला को इस सामाजिक ढांचाओं के साथ कैसे जोड़ते हैं और किस तरह से हम कब्र तक की दूरी तय करते हैं? अर्थात कब्र तक से तात्पर्य है कि जीवन के अंतिम आधार तक पहुंचना, अर्थात पंचतत्व में विलीन होना। वहां तक हम कैसे पहुंचते हैं और उन सभी चरणों में हम कैसे अपनी जीवन लीला को सामाजिक बंधनों से जोड़ते चलते हैं, इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है बाल्यकाल और समाज। एरिक एरिक्सन महोदय की रचना है बाल्यकाल और समाज, जो सन 1950 ईस्वी में आई थी, और उसमें एक अध्याय इन्होंने जोड़ दिया था। अर्थात एरिक एरिक्सन महोदय की पुस्तक में एक अध्याय है जिसका नाम है मनुष्य की 8 आयु। अब ये मनुष्य की यही वो 8 आयु है जिसके आधार पर मानव विकास को इन्होंने इंगित किया है और स्पष्ट किया है कि आखिर मानव का विकास होता कैसे है और समाज के साथ ये जुड़ते कैसे चले जाते हैं, बंधन कैसे इनका मजबूत होता चला जाता है। अब बारी बारी से इन्हीं 8 अवस्थाओं को हम पढ़ेंगे और इन 8 अवस्थाओं में इन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सभी उम्र सीमाओं को समाहित कर दिया है। अर्थात हमारे जीवन काल की ऐसी कोई भी उम्र सीमा नहीं होगी जिसका संबंध उन्होंने 8 अवस्थाओं में नहीं रखा है। प्रत्येक को 8 अवस्थाओं में विभाजित करके रख दिया है। अब इसकी शुरुआत हम करते हैं अवस्थाओं से। तो पहली अवस्था, जिसे हम आप सब जानते हैं कि शैशव अवस्था होती है, इस शैशव अवस्था को एरिक्सन महोदय ने अपने सैद्धांतिक आधार में अपने विकास चक्र में कहा विश्वास बनाम अविश्वास, अर्थात जन्म से लेकर के 1 वर्ष की आयु। तत्पश्चात जब आगे बढ़ते हैं तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसे इन्होंने कहा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, अर्थात 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष, या यूं कह सकते हैं 1 वर्ष से 3 वर्ष। तत्पश्चात तीसरी अवस्था के तौर पर जो खेल की अवस्था है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का भी एक पार्ट है जहां बालक खेल की अवस्था में रहता है, उस अवस्था के आधार को इन्होंने कहा पहल शक्ति बनाम दोषिता। इसके बाद स्कूल वाली जो अवस्था है उसे इन्होंने कहा परिश्रम बनाम हीनता, और फिर अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, अर्थात किशोरावस्था। इसके बाद तरुण वयस्कावस्था को इन्होंने कहा खनिष्ठ बनाम बिलगन। तत्पश्चात मध्य वयस्कावस्था को इन्होंने कहा जननात्मकता बनाम स्थिरता, और अंतिमता परिपक्वता को इन्होंने कहा अहम संपूर्णता बनाम निराशा। अब इसके लिए अलग अलग मनोबंधों को भी इन्होंने विकसित किया कि आखिर ये जो द्वंद्व बीच में आ रहा है इसका समाधान कैसे होगा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं, बारी बारी से हम एरिक्सन महोदय के इस सिद्धांत को समझते हैं कि इन्होंने कहा है विश्वास बनाम अविश्वास। ध्यान रखिएगा, इस पूरे सिद्धांत को आप समझने का प्रयास करना, मजा आएगा। मैं गारंटी देता हूं कि पूरी कक्षा में आप रहोगे तो आपको इन सिद्धांत के, इन विकास चक्रों की, अवस्थाओं की विशेषताओं को सुनने में मजा आएगा, और वास्तविक जीवन में आप देखिएगा तो निश्चित तौर पर सरलता से आपके जीवन के साथ वो जुड़ता चला जाएगा। शुरुआत हम करते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। जन्म से 1 वर्ष, यह शैशवावस्था होती है। यहां एरिक्सन महोदय कहते हैं कि बालक का जब जन्म होता है ना, तो बालक मूल रूप से अपने माता पिता के आगोश में रहता है। उनकी माता पिता की नजरें बच्चों पर रहती है, बच्चे की वो हमेशा सुरक्षा करते रहते हैं, बच्चे उनके साथ भूले भूले रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जितना भी मनोबंध है ना, ये एक व्यक्ति विशेष की है,
अर्थात विश्वास का भाव और अविश्वास का भाव एक व्यक्ति विशेष में आ रहा है। यानी एरिक एरिक्सन महोदय कहते हैं कि जितने भी द्वंद्व आ रहे हैं ना, वो उसी व्यक्ति में आ रहे हैं जिसमें वास्तविक मनोनुकूल स्वरूप भी आ रहे हैं। अर्थात कोई एक बालक है जिसको विश्वास है किस पर, तो घर में देखियो घर में जब जन्म बच्चा लै छै तो बच्चा के देखियो मम्मी पापा के प्रति बहुत अथी रहे छै, लगाव रहे छै, माँ बाप के प्रति बहुत ही वो अभिप्रेरित होते रहते हैं। हमेशा नजरें उसकी माँ के प्रति उनकी टिकी रहती है, क्योंकि माँ उसे दुलारती है, उसे स्नेह देती है, उसे प्यार करती है, हमेशा उसे रखती है अपने पास। तो माँ के सानिध्य में जब वो बच्ची या बच्चे रहते हैं ना, तो उन्हें अपने माता पिता पर अत्यंत ही अकूट विश्वास होता है। माँ की गोद में यदि रहता है तो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, पूर्ण माँ बाप पर विश्वास रहता है। लेकिन इसी कड़ी में तोरा घर में अगर जो कोई दोसर एगो बाहरी आदमी आई जाथिन, तोरा गोदी से तोहर बउआ, जे घर के बउआ तोहर छै साल भर के अंदर के, ओकरा अपना गोदी में ले लेथिन, गारंटी मैं देता हूं 90% बच्चे रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? एरिक्सन महोदय यही कहते हैं द्वंद्व उत्पन्न हुआ है। एरिक्सन महोदय कहते हैं कि अपने माँ बाप की गोद में जब ये बच्ची या बच्चा था ना, तो उसको विश्वास था कि यहां मैं सुरक्षित हूं। लेकिन ज्यों ही वो अनजान व्यक्ति के पास पहुंचता है ना, जिससे उसकी कभी पहचान नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई है, तो उस व्यक्ति की गोद में जाने के बाद वो बालक रोने लगता है। क्यों रोता है? तो कहते हैं कि उसके प्रति अविश्वास का भाव जग जाता है। बालक को उस पर भरोसा नहीं होता है, वहां वो असहज महसूस करता है, इसलिए बच्चे या बच्चियां रोने लगते हैं। अर्थात पहली अवस्था में हम में विश्वास का भाव रहता है, लेकिन यदि अपरिचित अनजान व्यक्ति के पास हम चले जाते हैं, जहां हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके प्रति अविश्वास का भाव जगता है और इसी कारण से वो बालक रोता है। अब एरिक्सन महोदय कहते हैं कि ये द्वंद्व कैसे दूर होगा? तो वो कहते हैं आशा नामक जब एक मनोसामाजिक शक्ति आ जाएगी ना, तो अविश्वास दूर हो जाएगा। अब ये आशा कैसे आएगी? तो उस बच्चे के मन में धीरे धीरे ये भाव आने लगेगा कि ये सामने वाला बंदा जिसके गोद में मैं जाता हूं ना, ये भी हमारे परिवार का ही भाग है, या हमारे परिवार के परिचित व्यक्ति हैं, यहां भी मैं सुरक्षित रह सकता हूं ना। तो एक आशा की किरण झलकती नजर आती है। यही आशा का जब भाव आएगा, तब ये बच्चे या बच्चियां उनकी गोद में भी नहीं रोएंगे, क्योंकि वहां भी सुरक्षित महसूस करेंगे। अर्थात एरिक्सन ने क्या कहा कि असुरक्षा का भाव ही अविश्वास पैदा करता है, और इस असुरक्षा के भाव, अविश्वास के भाव को दूर वही कर सकता है जब आशा नामक किरण छलकेगी। वही आशा है एक नई मनोसामाजिक शक्ति, जिसे एरिक्सन महोदय कहते हैं कि विश्वास में परिणत कर देगा अविश्वास को। तत्पश्चात दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। अब यहां कहते हैं कि स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। अब देखिए, जन्म से 1 से 3 साल, 1 से 3 साल से तात्पर्य है कि आपके घर के वो बच्चे चलते होंगे, बोलते होंगे, बातें करते होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये है स्वतंत्रता, अर्थात हम बालक को आजादी दें। एरिक्सन महोदय कहते हैं 1 से 3 साल के बच्चों को माँ बाप आजादी देते हैं, लेकिन जब आजादी देते हैं ना, तो उन बच्चों के ऊपर अपनी नजर भी बनाकर रखते हैं। नजर क्यों बना के रखते हैं? तो मेरा बउआ, मेरा लल्ला खेल रहा है, कहीं ये गिर ना जाए, इसे कहीं चोट ना आ जाए, इसलिए माँ बाप अपनी नजर उन पर जरूर रखते हैं। आपके एक भी घर में जो बच्चे होंगे ना, छोटे से 1 से 3 साल के, निश्चित तौर पर आपकी नजर उन पर बनी रहती होगी। खेलने के लिए आपने उन्हें आजाद रखा है, स्वतंत्रता आपने उन्हें दे दी है, परंतु आप उन पर अपनी नजर बना के रखते होंगे ताकि कहीं गिर ना जाए, इधर उधर कहीं निकल ना जाए। अब ये जब बालक स्वतंत्र है ना, तो स्वतंत्रता के दरमियान अब बच्चे अपनी ओर से काम करते रहते हैं। तो काम करने के दौरान हो सकता है कि कोई कठिन वर्क वो करने लगे, तो आपकी तो नजर उन पर है। अब हो सकता है कि बच्चे खेल रहे हैं, या ये टेबल, सामने एक टेबल रखा हुआ है, उस टेबल पर एक बॉटली रखी हुई है। अब बच्ची या बच्चे जो 1 से 3 साल के हैं, स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर विचरण कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलने के क्रम में उस बॉटल को वो पकड़ने जाते हैं, उतारने जाते हैं जो उस टेबल पर है। तो माता पिता की तो नजर बनी हुई है बच्चे पर, आजादी उन्होंने दी है, परंतु देखते हैं कि मेरी जो बच्ची है ना, बेटी जो है ना, या बउआ जो मेरा है ना, वो क्या कर रहा है? तो उस बॉटल को लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? तो उस बॉटल तक उसकी पहुंच नहीं बन पा रही है।
तब आप में एक भाव आ जाता है, क्योंकि आप माता पिता हैं, आपने स्वतंत्र रखा है, लेकिन आपके अंदर एक भाव आता है कि हमर बउआ के बहुत कठिनाई हुए होते, हम जाए छी ओकरा बोतल दे देवे, खेलते हुए हमर बेटा, यानी हम ये क्या सोचेंगे कि मेरा बउआ खेलेगा, हम वो बॉटल उसे दे देते हैं। आप जाओगे क्योंकि आपने स्वतंत्रता दी है, पर आपकी नजर बनी हुई है और आप अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकते। आपके आधार पर बालक कष्ट में है, उसे लेना चाह रहा है पर ले नहीं पा रहा है, तो आप खुद ही जाके दे देते हैं। जब आप दे देते हैं ना, तो वैसी परिस्थिति में एरिक्सन महोदय कहते हैं कि वैसी परिस्थितियों में उन बच्चों में लज्जा का भाव आ जाता है, क्योंकि उसके मन में ये द्वंद्व आने लगता है ना कि शायद मैं इस काम के लायक नहीं था क्या, तब तो मेरे संरक्षक ने मुझे वो प्रदान कर दिया, जबकि मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन दूसरे व्यक्ति मेरे संरक्षक ने मुझे वो लाके दे दिया। और ऐसी परिस्थिति में बालक चुपचाप बैठ जाता है, शांत हो जाता है। क्यों शांत होता है? क्योंकि एरिक्सन महोदय कहते हैं कि बालक तो स्वतंत्र था, परंतु स्वयं का कार्य नहीं कर पाया और आपने कर दिया ना, तो उसके मन में गलानी का भाव आ गया, लज्जा का भाव आ गया, इसलिए बालक शर्मा गया है, दुबक गया है, घबरा गया है कि मैं इस कार्य के योग्य नहीं था क्या। लेकिन फिर एरिक्सन महोदय कहते हैं कि यह लज्जा का भाव कैसे दूर होगा? तो कहते हैं एक नई मनोसामाजिक शक्ति यदि उत्पन्न हो जाएगी ना, तो लज्जा समाप्त हो जाएगी। वो कौन होगी मनोसामाजिक शक्ति? इच्छा शक्ति। यदि इच्छा शक्ति प्राणी का प्रबल हो जाए तो लज्जा समाप्त हो जाएगी। अर्थात आप अपने आप में सोचिए कि किसी काम को आप करते हो और कर नहीं पाते हो, दूसरे व्यक्ति उस काम को आपके बदले आके कर देते हैं ना, तो आप शर्मा जाते हो कि हम इस लायक भी नहीं थे। लेकिन एरिक्सन महोदय कहते हैं कि शर्म आने के बजाय हमें यह भाव आ जाए ना कि आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल हम अगली प्रयास में खुद ही कर लेंगे, उसे अवसर नहीं देंगे। तो ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, और दृढ़ इच्छा शक्ति यदि हम में आ गई ना, तो लज्जाशीलता समाप्त हो जाएगी। अर्थात एरिक्सन क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता दो, लेकिन इसी स्वतंत्रता के करीब में कोई काम ना हो और लज्जा का भाव आ जाए, लेकिन उस लज्जा के भाव के क्रम में इच्छा शक्ति हम में मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए, तो फिर लज्जा का भाव समाप्त होकर के हम पूर्ण रूप से व्यवस्थित प्राणी हो जाएंगे। अर्थात लज्जा के भाव और स्वतंत्रता के बीच का ये जो द्वंद्व आ रहा है ना, उस द्वंद्व का समापन ही है इच्छा शक्ति। तत्पश्चात कहते हैं कि बालक का उम्र बढ़ रहा है, अब उम्र बढ़ेगा तो घर में जो चल रहा था ना बच्चा, अब वो पड़ोस में जाकर पड़ोस के बच्चों के साथ खेलेगा, क्योंकि अब बच्चा खेल की अवस्था से आ रहा है, अब खेलेगा। और देखिएगा, जन्म के समय बच्चे आपके पास रहते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो घर में खेलते दुबते हैं, कुछ काम करते हैं स्वतंत्र होकर के, लेकिन थोड़े और जब बड़े हो जाते हैं ना, तो घर से ही फरार हो जाते हैं, पड़ोस में वो खेलने चले जाते हैं। अब पड़ोस में खेलने जाते हैं तो उस समय उनकी उम्र क्या होगी? 3 से 6 साल या 4 वर्ष से 6 वर्ष होगी। 6 साल तक का बच्चा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था से गुजर रहा होता है, वो बालक वहां खेलने लगता है, खेलने के लिए जाता है, और खेलने की कड़ी के दौरान बालक अगुवाई करता है। अब देखिएगा, आप भी बचपन को याद कीजिए तो आपको भी लगेगा कि आप भी मॉनिटर हेड बन के आगे आगे चलते थे। बच्चे की ये एक मानसिक धारणा है कि स्वयं वो तो किसी से डरता नहीं है, और नहीं डरने के कारण ना हर एक बच्चा लीडर बनने के लिए तैयार रहता है। अब आपके घर का बच्चा है, अब वो पड़ोस में खेलने गया है, तो खेलने के करीब में आप क्या देखते हो कि आपका जो बेटा है ना, वो एक डंडा ले लिया है और उसके पीछे 5-6 बच्चे जा रहे हैं, और वो आगे आगे जा रहा है डंडा लेकर के, किसी कार्य को करने के लिए जा रहा है, अर्थात खेल हो रहा है, तो खेलने में अगुवाई कर रहा है। अब जब पहल करता है, अगुवाई करता है ना, तो इसी कड़ी में हम जो माता पिता होते हैं ना, उनकी नजर अपने बच्चे पर पड़ जाती है कि ये क्या कर रहा है, यानी हरे हर संख्या तो सब छोरा के जड़ में ढेनमुनिया जरा गाँव जा रही, कहीं लड़ाई करते, कहीं मार करते, लोग अते हमरा घर पर गाली देल, अभी भाव हमरा मन में ले, बस हम की करबे, बच्चा का हाथ पकड़बे, अपन बच्चा का घींचने घर चलेबे। हो सकता है खींच के लाए ही नहीं, 1-2 थप्पड़ भी उसे जड़ दें। अब ऐसी परिस्थिति में बच्चे के मन में दोषारोपण का भाव आएगा। यह दोषारोपण का भाव आएगा कि मैं तो काम कर रहा था, मैं तो खेल रहा था, कोई तो गलतियां हमने नहीं की,
फिर मेरे माता पिता ने मुझे डांटा क्यों, फटकारा क्यों, खींच के लाया क्यों? अर्थात उसे लगता है कि कहीं मैं गलती कर दिया था क्या, जबकि वास्तविकता में उसने गलती नहीं की थी। एरिक्सन महोदय कहते हैं कि यहां जब दोषिता का भाव आता है ना, तो यही बालक भविष्य में कुंठित हो जाता है। हमें पहल करने देना चाहिए, दोषित भाव नहीं लाना चाहिए, उस पर नजर हमारी जरूर होनी चाहिए, पर दोषिता का भाव नहीं डालना चाहिए। जिस तरह से हम बच्चों को खींच कर ले आते हैं ना, तो दोषिता का भाव आता है, लेकिन अब ये दोषिता का भाव उसका दूर कैसे होगा? तो कहते हैं कि पहल शक्ति और दोषिता, ये अब दोषिता इसका द्वंद्व उत्पन्न हो गया है, गलत भाव मन में आ गया है, कैसे दूर होगा? तो कहते हैं जब नई मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी जिसका नाम है उद्देश्य। अर्थात एरिक्सन महोदय कहते हैं कि प्राणी में जब उद्देश्य का भाव जग जाएगा ना, ये पहल शक्ति के साथ जो दोषिता का भाव आया था ना, वो दोषिता का भाव तभी समाप्त होगा जब उद्देश्य आएगा। अर्थात उद्देश्य एक ऐसी मनोसामाजिक शक्ति है ना, जो फिर से आगे पहल करने के लिए उसमें तत्परता लाती है। और ये भाव यदि आ गया ना कि आज खेल के दौरान खिंच के आ गए ना, अगली बार फिर से जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम पूरी खेल कर आएंगे, पहल करके आएंगे, अपनी अगुवाई हम दिखा करके आएंगे, अपनी शक्ति प्रदर्शन करके आएंगे। तो ये उद्देश्य का भाव रहता है, और जिस प्राणी में उद्देश्य का भाव होगा वो अपने आप को कभी भी दोषित महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए ये कहते हैं कि समाज के साथ भी हमें बंधन बनाने के लिए हमें जीवन में उद्देश्य लेकर चलना होगा। जब हमारे जीवन में उद्देश्य निहित होंगे तो निश्चित तौर पर सामाजिक बंधन हमारे मजबूत होंगे। तत्पश्चात ये कहते हैं कि प्राणी फिर अगली अवस्था की ओर विचरण करता है। अर्थात अब वो बालक 6 साल तक तो ही नहीं रह जाएगा, उसकी उम्र तो और बढ़ेगी, क्योंकि बुढ़ापा तक हमें जाना है। अब बुढ़ापे की अवस्था की ओर बढ़ने की कड़ी में 6 से 12 वर्ष की जो आयु होगी वहां पर हम परिश्रम करेंगे। अब ये 6 से 12 वर्ष की कौन सी आयु होगी? यही स्कूल वाली। हम अब विद्यालय जाएंगे, पढ़ेंगे। बच्चे 6 से 12 साल के बच्चे विद्यालय खूब जाते हैं मजे में। 6 साल से शुरुआत ही होती है मूल रूप से कहिए स्कूल जाने की। अब विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय में क्या करेंगे? परिश्रम, हार्ड वर्क करेंगे, मस्तिष्क पर जोर देंगे। हम नई नई शक्तियों को प्राप्त करेंगे, नए नए ज्ञान का अर्जन करेंगे, ज्ञान का अधिगम करेंगे, नए नए ज्ञान हमें प्राप्त होते रहेंगे, तो वहां हम परिश्रम करेंगे। लेकिन कहते हैं एरिक्सन महोदय कि यहां तो हम परिश्रम कर रहे हैं, अब हम परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा आयोजित होती है, हमने मेहनत किया, परीक्षा में लिखा, परंतु जब रिजल्ट आया ना तो मुझे 10 अंक आए और उस बच्चे को 15 अंक आ गया जो एक शिक्षक विशेष का चहेता था। अब ऐसी परिस्थिति में उस बच्चे में हीनता का भाव आ जाएगा। क्यों हीनता का भाव आएगा? तो उसको लगेगा कि इस विद्यालय में मेरे कोई जानने वाले नहीं थे, इसीलिए हमारी योग्यता को दबा दिया गया है। या दूसरे ओर विद्यालय में शिक्षक विशेष हों उच्च जाति के और छात्र हों निम्न जाति के जो मेधावी हो, तो परिश्रमी छात्र निम्न जाति का है और उसने बेहतर कॉपी लिखी है, लेकिन अंक ज्यादा उसे आ गया है जो बालक उच्च जाति का है और मंद बुद्धि है। तब उसके मन में क्या भाव आएगा कि शिक्षक विशेष उच्च जाति के थे, इसी कारण से हमें कम नंबर देकर के जाति विशेष के बच्चों को ज्यादा नंबर दिया गया है। या ये भी हो सकता है कि विद्यालय के शिक्षक निम्न जाति के हों और ये मेधावी छात्र उच्च जाति का हो और इसे कम अंक दिया गया हो, और बाद में तब इसे अनुभव हुआ होगा कि हमें कम है और उस मंद बुद्धि बच्चे को ज्यादा अंक दिया गया है जो उस जाति विशेष अर्थात निम्न जाति के थे, और शिक्षक महाशय भी निम्न जाति के थे, इसलिए उसे अंक ज्यादा दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में परिश्रम करने के बावजूद भी हीनता का भाव आता है, और ऐसे ही हम समाज में जीते रहते हैं और हीन भावना और बेहतर भावनाएं हमें समाती जाती है। लेकिन एरिक्सन महोदय कहते हैं कि इस हीनता को भी दूर किया जा सकता है। कब किया जाएगा? तो जब मानव सामाजिक शक्ति आएगी, सामर्थ्यता, अर्थात उस बच्चे के मन में ये जब भाव आ जाएगा ना कि यहां न नंबर कम कर दिया गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे नंबर को कौन काट लेगा, हम वहां पर परचम लहरा के दिखा देंगे। अर्थात ये सामर्थ्यता का भाव आ जाएगा ना, तो वो बच्चे निश्चित तौर पर जीवन में सफल होंगे। तो समाज में भी तो ऐसे ही बंधन बनाना चाहिए ना।
अभी वर्तमान में मुझे ही उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि मुझे मात्र 63% मार्क्स है। पूरा होल एजुकेशन यदि हम अपना देख लेते हैं, पूरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हैं ना, तो मुझे 63.39% मार्क्स पुरता है। लेकिन आज मैं बिहार के विद्यालय में शिक्षक बना हूं, अर्थात हमारा चयन हो गया है। और कई ऐसे बच्चे हैं जो 80% अंक लाए हुए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने सीटेट ही पास नहीं किया है। तो बताइए 80% एजुकेशनल मार्क्स किसी काम का होगा? मेरा 63% आज सफल है कि मैं सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनने जा रहा हूं, जो हर एक की मंशा होती है सरकारी शिक्षक बनने की या सरकारी नौकरी प्राप्त करने की, मैं उसे प्राप्त करने जा रहा हूं। लेकिन आज भी हमारे साथ के वैसे साथी हमारे बेकार पड़े हुए हैं, या घर में यूं कहिए कि इधर उधर सिर्फ टहल्ला मारते हैं, या गांव से बाहर जाके वेल्डर फीटर का काम मजदूरी करके जी रहे हैं ना, उन्हें हमसे ज्यादा मार्क्स है, 80% अंक उन्होंने प्राप्त किया है, परंतु वो कहीं किसी कोने में ढनकते फिर रहे हैं। क्यों? इसी सामर्थ्यता के कारण कि उस समय तो उन्होंने अंक प्राप्त कर लिया किसी छल प्रपंच से, परंतु सामर्थ्यता जो नहीं थी ना, इस सामर्थ्यता ने उन्हें सीटेट पास करने नहीं दिया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफल होने उन्हें नहीं दिया। लेकिन हमारे अंदर वो सामर्थ्य का भाव था, जिसके कारण हमने उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस कर लिया। और आज मैं उस जगह पे जा रहा हूं जहां वो सोच भी नहीं सकते। ये भाव यदि एक बच्चे में आ जाए ना, तो परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। अर्थात एरिक्सन महोदय क्या कहते हैं कि हीनता मत लाओ, नवीन मनोसामाजिक शक्ति को लाओ, सामर्थ्यता लाओ। तुम सामर्थ्य बनो कि हमारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा। अर्थात मेरी जो परिश्रम है ना, वो निश्चित तौर पर हमें सफलता दिलाएगी यदि हमें सामर्थ्यता का भाव होगा। इसलिए हीनता का भाव तभी दूर होगा जब नई मनोसामाजिक शक्ति सामर्थ्यता आएगी। तत्पश्चात एरिक्सन कहते हैं कि अब बालक किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसकी उम्र सीमा 12 से 20 है, यानी अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्राती। ये वो काल है, ये वो अवस्था है ना, जहां बालक अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। एरिक्सन महोदय कहते हैं कि हम आप सब जब इस उम्र से गुजरते हैं ना, तो हम अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। जैसे देखिए, मैं आऊंगा कभी हेयर स्टाइल बना के, कभी कुछ करके, कभी देखिए मैं आता हूं ब्लेजर पहन के, कभी जैकेट डाल के, कभी कोट पहन के, कभी स्वेटर पहन के। ये जो किया जाता है ना, मेरे पर ही देख लो, ये जो मैं करके आता हूं ना, निश्चित तौर पर अपने आप को अलग दिखाने का मैं प्रयास करता हूं, ताकि अन्य क्लास वाले जो टीचर हो उनसे मैं बेहतर दिखूं। यही तो किशोरावस्था में बालक करते हैं ना। कोई महंगे जेवरात पहनते हैं, कोई नए लुक में अपने आप को बदलते हैं, बदल बदल के कपड़े पहनते हैं। यह निश्चित तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाने की प्रक्रिया है, जो 12 वर्ष से प्रारंभ होती है, अर्थात किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। लेकिन इस पहचान बनाने के क्रम में ना, हमें भूमिका का भ्रम भी हो जाता है। भूमिका का भ्रम होने से तात्पर्य है कि एरिक्सन महोदय कहते हैं कि हम अपनी अलग पहचान बनाने के कड़ी में हम गलत कार्यों को भी करना शुरू कर देते हैं। जैसे देखिएगा, अभी के युवा मादक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं या खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, और चाहते हैं कि इस हथियार का इस्तेमाल करके ना हम अन्य लोगों पर अपना सामर्थ्य दिखाएंगे कि हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन इस सामर्थ्य दिखाने के चक्कर में ना वो गलत कार्य को करते चले जाते हैं और जेल की चारदीवारी में वो बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भूमिका का उन्हें भ्रम हो गया है। अर्थात इस मनोसामाजिक स्वरूप में कहते हैं कि हम अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास करते हैं, ये सही है, लेकिन इस पहचान बनाने की कड़ी में हम जब गलत रास्तों की ओर चले जाते हैं ना, हमें अपनी भूमिका का जब भ्रम हो जाता है ना, तब निश्चित तौर पर हम गलत रास्ते को चुन लेते हैं। लेकिन यह भूमिका भ्रम कब समाप्त होगी? तो कहते हैं जब कर्तव्यनिष्ठता का भाव आ जाए, जब हम में यह भाव आ जाए कि हमें अपनी पहचान बनानी है। क्यों बनानी है? तो क्योंकि समाज के लिए बेहतर काम करना हमारा कर्तव्य है। हमें समाज में एक अलग पहचान बना करके हमारे धर्मों को, हमारे रीति रिवाजों को मनवानी है। क्यों मनवानी है? तो क्योंकि समाज के हम अंग हैं, तो समाज के लिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए हम सभी को मजबूर करें। अर्थात हर एक लोगों से मनवाना, समूह का प्रतिनिधित्व करना, ये जो भाव हम में आता है ना, ये निश्चित तौर पर कर्तव्यनिष्ठता का भाव है कि समाज के लिए हमारा भी कोई ना कोई तो कर्तव्य है।
हम उसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए कर्तव्य निष्ठता के भाव को लाते हैं। अर्थात एरिक्सन महोदय कहते हैं कि जब कर्तव्य निष्ठा नामक एक नवीन मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी ना, तो निश्चित तौर पर ये अहम पहचान के साथ जो भूमिका संभ्रांति आती है ना, ये संभ्रांति का भाव समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात कहते हैं कि अब हम किशोर ही नहीं रहेंगे, हम अगली कड़ी में भी जाएंगे, शादी ब्याह भी हमारा होगा, नए बंधन भी अब बनेंगे, नए समाज से भी हम जुड़ेंगे, नए परिवेश से हमारा जुड़ाव होगा। अब इस अवस्था में 20 से 30 वर्ष की जो आयु है, यह मूल रूप से तरुण वयस्कावस्था है। अर्थात तरुण वयस्कावस्था से तात्पर्य है कि वयस्कावस्था की शुरुआत की अवस्था है, अभी यौवन शुरुआत हुआ है। इस यौवनावस्था में हम शादी ब्याह भी करते हैं, नए नए व्यवसायों को भी चुनते हैं। अब शादी ब्याह को ही उदाहरण ले लीजिए, तो आपकी शादी होगी, हमारी शादी होगी, या हमारी शादी हुई, आपकी शादी हुई होगी, तो इस दौरान हमारा एक पारिवारिक बंधन किसी अन्य समाज से बनता है, अन्य परिवार से बनता है, अन्य गांव से बनता है। जहां से हमारा बंधन बनता है ना, तो प्रेम भरा बंधन यदि बनता है तो हम में घनिष्ठता आती है। जैसे देखिएगा, पति पत्नी में घनिष्ठता आता है, या दो प्यार करने वालों को आप देखना, उसमें घनिष्ठता आती है, ये बंधन। या दो व्यवसाय करने वाले लोगों को देखना कि दो व्यवसाय करने वाले लोग यदि एक साथ व्यवसाय करते हैं तो बंधन मजबूत होता है। लेकिन इसी कड़ी में विलगन भी होता है। कहते हैं कि यही घनिष्ठता का जो स्वरूप है ना, ये बिगड़ने लगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के पति पत्नी में नोक झोंक होना शुरू हो जाए ना, तो धीरे धीरे ये रूप विस्तार ले लेता है और अवस्था तलाक तक पहुंच जाती है। दो व्यवसाय करने वाले धीरे धीरे पहले मजबूत रहते हैं, लेकिन उस मजबूत की कड़ी में थोड़े थोड़े पैसों के लेन देन में यदि वकचक तू मैं होना शुरू हो जाए ना, तो व्यापार टूट जाता है और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में विलगन का भाव आता है। लेकिन एरिक्सन महोदय कहते हैं कि ये भी विलगन जो है ना, ये भी दूर हो सकता है। ये तभी नहीं आएगा, तभी हमेशा घनिष्ठता बनी रहेगी जब नवीन मनोसामाजिक शक्ति स्नेह उत्पन्न होगी। अब ये वही स्नेह का बंधन है ना, जो भाई और बहन के बीच होता है, माँ और पुत्र, माँ और पुत्रियों में होता है, पिता और पुत्र में होता है। ये एक ऐसा स्नेहिल बंधन है ना, जो कितना भी आप तोड़ने का प्रयास कर लो नहीं, ये टूटता नहीं है। ये गौर करना, आप अभी भी देखना, बड़े लोगों को भी देखना जो शादीशुदा और अत्यधिक उम्रों को प्राप्त कर चुके हैं, अलग परिवार है और माता पिता उनके अलग हैं और वो स्वयं संतान माता पिता से अलग हैं। लेकिन देखना, माता पिता से अलग हैं, परंतु उनका देखना स्नेहिल संबंध कितना मजबूत है कि उनकी माता पिता को कोई दूसरा व्यक्ति जाके गाली दे दे तो वो बांटा हुआ पुत्र भी अपनी माँ के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देगा। वो बांटा हुआ पुत्र भी अपने पिता के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगा। वो बांटा हुआ भाई अपने भाई के लिए नरसंहार कर देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? स्नेह के कारण, कि वो अलग हैं पर घनिष्ठता नहीं टूटी है, क्योंकि स्नेह वाला बंधन जो वहां जुड़ा है, यदि यही स्नेह का बंधन दो प्यार करने वालों के बीच, पति पत्नी के बीच, दो व्यवसायियों के बीच बना रहे ना, तो कभी भी विलगन नहीं होगा। अर्थात एरिक्सन क्या कहते हैं कि समाज से जुड़ने के लिए स्नेह चाहिए, स्नेह ही हमें जोड़ता है। यदि स्नेह का भाव नहीं होगा ना, तो स्वाभाविक है घनिष्ठ स्वरूप कितना भी होना, विलगनता उसमें आ ही जाएगी। इसीलिए स्नेह होना चाहिए, और ये स्नेह वैसा ही हो जो माता का अपने पुत्र के लिए होता है, भाई का अपनी बहना के लिए होता है। वो भाव यहां होना चाहिए, तो कभी भी विलगन नहीं होगा और सामाजिक बंधन बना रह जाएगा। तत्पश्चात ये अगली कड़ी में आते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ वही नहीं रहेंगे, अब हम बुढ़ापे की ओर भी बढ़ेंगे, अर्थात प्रौढ़ावस्था, पूर्ण प्रौढ़ा में स्वरूप रहेंगे। अर्थात यूं कहिए कि ये मध्य वयस्क अवस्था है, जिसकी उम्र सीमा 30 साल से लेकर के 65 वर्ष तक की है। यहां भी दो भाव हम प्राणी में आते हैं, एक जननात्मकता का भाव आता है, दूसरा स्थिरता का भाव आता है। जननात्मकता से तात्पर्य है कि इस अवस्था में 30 से 65 साल की आयु में हमारे छोटे संतान अब बड़े होने लगते हैं ना, तो हमें जन कल्याण का भाव आता है कि हमें इनके लिए बचाना है, सेव करना है। तो हम जो पैसे कमाना शुरू करते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए बचाना शुरू करते हैं। अर्थात अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को और आई हुई पीढ़ी को हम सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक नौकरी करने वाला ये करता है कि अपने बच्चों के लिए वो पैसे को बचाना शुरू करता है, सेव करता है। तो ये जन कल्याण का भाव है।
लेकिन कहते हैं कि इसी में कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसमें स्थिरता का भाव आ जाता है, जन कल्याण की भावना ही नहीं रहती है, वो कमाए हुए को भी बर्बाद कर देता है, आगे कमाना नहीं चाहता है। जैसे देखिएगा गांव में बहुत से ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे कि अपने माता पिता की कमाई संपत्ति को बर्बाद कर देता है, या यूं कहिए कि जितना उनके पास माता पिता द्वारा प्राप्त हुई है ना, बस उतने ही रहने देता है, उसमें वृद्धि नहीं कर पाता है। यह स्थिरता का भाव है, वहां बढ़ाने का प्रयास नहीं करता है। अर्थात एरिक्सन महोदय कहते हैं कि यह स्थिरता का भाव गलत मनोभाव है। हमेशा हमें जनात्मकता का भाव आना चाहिए, जन कल्याण का भाव आना चाहिए। ये तभी होगा जब एक नई मनोसामाजिक शक्ति देखभाल उत्पन्न होगी, अर्थात स्थिरता तभी समाप्त होगी। कमाने का भाव जो समाप्त हो गया है ना, कि हम आगे ना बढ़ाए, हमें तो माता पिता ने पुश्तों से दे दिया है ना, ये बढ़ाने का भाव तभी आएगा जब देखभाल आएगी। अर्थात हम में ये भाव आएगा ना कि जिस प्रकार मेरे माता पिता ने हमारे लिए कुछ दे कर गया है ना, उसी तरह हमें भी अपने संतानों के लिए कुछ जमा करके जाना चाहिए अपनी ओर से। तो निश्चित तौर पर जनात्मकता, जन कल्याण, देखभाल का भाव आएगा, और वैसी परिस्थिति में हम अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और आखिरी अवस्था में कहते हैं कि मन का जो बंधन बनता है ना, ये बुढ़ापे तक बनता जा रहा है। अर्थात अब हम परिपक्वता स्तर की ओर जा रहे हैं, अहम संपूर्णता से निराशा की ओर जा रहे हैं, अर्थात वृद्धावस्था से कब्र की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, पंच तत्व में विलीन होने जा रहे हैं। अर्थात यूं कहिए कि एरिक्सन महोदय कहते हैं कि इस अवस्था में एक पांव तो कब्र में चला ही गया है, अब दूसरे जाने की तैयारी है। यानी कहते हैं कि ये ऐसी अवस्था है जिसमें लोग भगवत भजन में लीन हो जाता है। अब वो जन कल्याण से बढ़ करके उसे ये चीज लगने लगता है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अब हमें जीवन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, अब तो भगवान का नाम लेते हुए पंच तत्व में विलीन होने की बस मात्र इच्छा बची हुई है। ये भाव आने लगता है क्योंकि प्राणी अपने आप को संपूर्ण समझता है, अपने परिवार को सुरक्षित देखता है, तो संपूर्णता का भाव मन में आता है। लेकिन इसी कड़ी में अब देखना, गांव घर में बूढ़े बाबा सब जो होते हैं ना, किसी चौक चौकरी पर बैठेंगे, एक दूसरे से चर्चाएं करते हैं और अपने जीवन की कहानियां वो करते हैं कि वो बचपन में क्या करते थे, जवानी में उन्होंने क्या क्या कर्तव्य दिखाया है, किन किन कार्यों को अंजाम दिया है, उसकी वो वखान किया करते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट मानते हैं। अर्थात ये अवस्था है जहां संपूर्णता, लगता है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, पूर्ण संतुष्ट हैं। लेकिन उसी कड़ी में एरिक्सन महोदय कहते हैं कि इसी वखान के दौरान कोई वैसी घटनाएं याद आ जाएं जहां उन्हें सफलता नहीं मिली हो, जिसे उन्होंने नहीं प्राप्त किया हो, तब उस वृद्धावस्था में उनके मन में भाव आएगा निराशा का कि मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन एक कमी रह गई जिसे मैंने प्राप्त नहीं किया, और शायद मैं अब जीवन में कभी प्राप्त भी नहीं कर पाऊंगा। सामान्य तौर पर समझिएगा, उदाहरण तो रूप मैं अभी के राजनीतिक पार्टी से जोड़ के दिखाऊंगा। आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, इनके बारे में आप सब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी के एक महान नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो राष्ट्रपति पद के, प्रधानमंत्री पद के महान दावेदार भाजपा के लिए, लेकिन ये ना तो प्रधानमंत्री बन पाए और ना ही राष्ट्रपति बन पाए, और अब ये बनेंगे भी नहीं। यदि इनके मन में ये भाव कभी भी आ जाएगा ना, तो निराशा ही हाथ लगेगी, अर्थात अपने आप को वो असहज महसूस करेंगे, कमजोर महसूस करेंगे। एरिक्सन कहते हैं ऐसे ही सामाजिक बंधन हमारा होता है कि वृद्धावस्था में अपने आप को संपूर्ण मानते हैं क्योंकि अपने परिवार को हम सुरक्षित देख रहे हैं, हमने इसके लिए जनभाव सोचते हुए कई चीजों को इकट्ठा करके संग्रहित करके रख दिया है, इसलिए संतुष्ट मानते हैं और समझते हैं कि अब हमें जाना चाहिए इस दुनिया को छोड़ करके, क्योंकि भरा पूरा परिवार है। लेकिन उस कली में कोई वैसा चीज, वैसी घटनाएं याद आ जाए जो उन्हें चुभती हो ना, तो निराशा का भाव आता है। लेकिन एरिक्सन कहते हैं कि यह भी द्वंद्व समाप्त हो सकता है। यह कब समाप्त होगा? जब उनमें परिपक्वता आएगी। अब वो परिपक्वता क्या आएगा? तो परिपक्वता का भाव ये आएगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो उम्र के साथ हमारे कार्य, जो हमारी कार्यशैली होती है, वो निश्चित तौर पर अनुभव में जरूर परिवर्तित रहती है, परंतु चेतना शक्ति हमारी कम होती चली जाती है। तो हम परिपक्व हो गए हैं, यानी अनुभव हम में आ गया है,
हम अनुभव के माध्यम से सामंजस्य करने की क्षमताओं को रखें। अर्थात हमें इस संसार से, इस समाज से समायोजन करना होगा, और समायोजन का भाव आ जाएगा ना तो निश्चित तौर पर निराशा समाप्त हो जाएगी और उन्हें यह सोचना होगा कि मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या हुआ। निश्चित तौर पर हमारी आने वाली पीढ़ी में से कोई ऐसा कर दिखाएगा। ये इच्छा शक्ति, ये आशाएं, ये स्वरूप ही, ये अनुभव का आधार ही परिपक्वता को दिखाता है। अर्थात आप में मैच्योरिटी आ जाएगी, परिपक्वता का भाव आ जाएगा, आप अपने आप को पूर्ण रूप से संपूर्ण समझोगे। और अमूमन समझिए कि कोई भी रिकॉर्ड ऐसा है ना कि कहा क्या जाता है कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। अब बूढ़े व्यक्ति कई ऐसे होंगे जिनके कई रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिया होगा, तो उनके मन में यह भाव आ जाना चाहिए कि यह बना ही था टूटने के लिए, और जिस समय हमने जिन कार्यों को किया वो उस समय का सबसे अलग और अनूठा कार्यकाल रहा है, तो उसी से हमें संतुष्ट होना चाहिए और नए समय में, आने वाले समयों में नई पीढ़ियों के हाथों में उसे सौंप देना चाहिए। ये भाव जब आ जाएगा ना तो निश्चित तौर पर हम संपूर्णता का भाव हम में बरकरार रह जाएगी और निराशा के क्षोभ जो है ना वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि परिपक्वता नामक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार से एरिक्सन महोदय ने अपने सिद्धांतों कुल 8 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया और सबके लिए अलग अलग मनबंध को इंगित कर दिया कि कैसे हम अपने आप को समाज के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, और इसी आधार पर स्वयं को उन्होंने व्यवस्थित करने का भी पूर्णतया प्रयास किया।